everyone, welcome to your channel the online study capsule। मैं रुचि सनी आपके लिए हिस्ट्री के न्यू लेक्चर लेके आई हूँ। सेकेंड फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि अपने कौन कौन से इतिहास के बारे में क्या क्या चीज़ें रिवाइज करेंगी, क्या क्या चीज़ें मैं करवाऊंगी। उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने ओनली इंट्रो दिया था। अगर किसी पर्सन ने, किसी स्टूडेंट ने वो मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल में जाके सब्सक्राइब करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा अपना बेस बनेगा। उसी के अंदर अपनी पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। आज उसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल से डिस्क्राइब करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे बनी, कैसे आई, कैसे लोगों को पता लगा, कैसे जो भी है ये क्वेरी होती है। तो उससे पहले भी एक सुमेरियन नाम की सभ्यता थी, उसके बाद अपनी एक सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई। उससे भी पहले 2-3 सभ्यताएं और भी थी जिनके बारे में आपको बताती हूँ, जैसे कि अपनी प्राचीनतम सभ्यताएं। अपनी सिंधु घाटी से भी पहले और भी सभ्यताएं खोजी गई थी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसका कालक्रम माना जाता है लगभग 5000 ईसा पूर्व। आगे मैं आपको बताती हूँ, यह जो सभ्यता थी नदी के किनारे विकसित थी, जो कि नदी कौन सी थी? दज्ला, फरात। ये जितनी भी अपनी सभ्यताएं हैं वो सभी सभ्यताएं हर किसी नदी के किनारे ही विकसित है। इसका रीजन ये है, इसके 3 रीजंस हैं। बिकॉज नदी के किनारे विकसित होने के इसके 3 रीजंस हैं सभी सभ्यताओं के, कि इसके नदी में होने की वजह से अपने क्या होंगे, पहले के लोग क्या करते थे, मुख्यतः कृषि को ज़्यादा महत्व देते थे। कृषि ही उनको आता था और कुछ नहीं आता था उनको करने। तो कृषि के लिए नदी के किनारे होने के कारण नदी का इसको पानी मिल सकता है अपने खेतों में, ये ज़्यादा थी। खेतों में पानी मिलेगा तो भूमि क्या होगी, उपजाऊ होगी। यही पानी मिलेगा तो अब जो चीजें बनी है तो उसका लेन देन भी बस कैसे करेंगे। पहले तो कोई औजार नहीं थे, ना कोई गाड़ियां थी, कुछ भी नहीं थी, तो उनको लेन देन के लिए क्या करना पड़ता था, नाव। एक नाव का यूज किया करते थे। तो नाव का यूज कहाँ करेंगे, नदी में। तो इस वजह से क्या व्यापार हुआ करता था उनका। इसी वजह से ये 3 चीजें थी, इनको बेनिफिट देती थी। इसीलिए जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई है वो नदी के किनारे ही विकसित है, इनका ये कारण है। सेकेंड की जो अपनी लार्जेस्ट सभ्यता खोजी गई वो थी अपनी, पहले तो मेसोपोटामिया थी, जो सेकेंड थी वो मिस्र की। मिस्र की सभ्यता खोजी गई जो कि यह भी नील नदी के किनारे विकसित थी। ठीक है। 3rd नंबर पे अपना प्यारा भारत देश, जहां पे इसको सिंधु नाम से भी बोला जाता है। ये कहाँ थी, ये सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। ठीक है। 4th नंबर पे भी अपना आता है चीन। चीन की सभ्यता कहाँ पे विकसित थी, हांगहो नदी के पास। ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, पीली नदी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पीली नदी। आपको मैंने रीजन बता दिए हैं, जितनी भी सभ्यताएं अपनी फाइंड आउट हुई है उनके पीछे उनके किन के किनारे हुई, मोस्टली नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। उनका रीजन बता दिया क्यों हुई, क्योंकि उनको कृषि करना आता था। उनकी कृषि के लिए पानी चाहिए तो वो यहाँ से ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है। पानी मिला खेतों में तो वो भूमि ज़्यादा क्या बनेगी, उपजाऊ बनेगी। उससे ज़्यादा वो अन्न वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं, व्यापार के लिए भी वो इधर उधर जा सकते थे। ठीक है। अभी हाल ही में हरियाणा का एक स्थान है करनाल, वहां पे
एक कुछ मृत भांड बने, मृत भांड के अवशेष मिले हैं। अवशेष आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे अपने कुछ खुदाई कर रहे हैं तो खुदाई से जो चीज़ें अपने को मिलती हैं, पुरातत्व चीज़ें मिलती हैं, उसके थ्रू अपने क्या पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता या कोई ना कोई नगर या कोई ना ग्राम विकसित हुआ हो। तो वहाँ पे अभी हाल ही में हरियाणा में जो नारसाना, वहाँ पे कुछ मृत भांड मिले हैं। उनकी वैज्ञानिकों के अनुसार उनका कालक्रम अभी पता किया है कि उनका कालक्रम 6 से 7000 ईसा पूर्व लमसम उनको थोड़ा अंदाजा हुआ है कि इतना हो सकता है। अगर ये बात प्रूफ हो जाए, अगर ये बात प्रूफ हो जाए कि जो अभी हरियाणा में जो मृत भांड मिले हैं उनका कालक्रम 6 से लेकर 7000 ईसा पूर्व ही है, तो अपने भारत की सभ्यता सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, सबसे प्राचीनतम सभ्यता बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका कालक्रम मेसोपोटामिया के कालक्रम से, ठीक है। ये आपको मैंने ओवरव्यू बताया है कि अपना अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। अगर ये जो कालक्रम ये निर्धारित हो जाएगा, ये प्रमाणित हो जाएगा वैज्ञानिकों के द्वारा, जितने भी पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा, तब ये अपना भारत जो आ जाएगा सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी मानी जाएगी? सिंधु सभ्यता। अब आपको मैं सिंधु सभ्यता की भारत में कहाँ लोकेशन है वो बताऊँ, ठीक है। पहले इसको रब करती हूँ। नेक्स्ट अपनी सभ्यता मेन जो लेक्चर है अपना सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। इसके आगे रीजन बताऊंगी। पहले मैं अपने प्यारे भारत देश में इसका कहाँ लोकेशन है, या भारत से भी थोड़ा सा आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अपने लोकेशन देखते हैं अपने भारत में। ये अपना भारत, ये उनकी अक्षांश और देशांतर रेखा, ये अपना है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने सिंधु घाटी का सबसे उच्चतम बिंदु है उत्तर में, वो है जम्मू एंड कश्मीर में मांदा, ठीक है। यह भी कोई ना कोई नदी के किनारे बसा है। तो कौन सी नदी है? चेनाब नदी। अभी आपको मैं लर्न करवाऊंगी कि आप कैसे इनके नाम याद रखोगे। पहले अपने लोकेशन देखते हैं। दक्षिण में दाइमाबाद स्थल है जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पे? अहमदनगर में। अहमदनगर, यह भी कोई ना कोई नदी पे विकसित हुआ होगा, नदी के पास। तो कौन सी नदी है इधर? महाराष्ट्र में था, अहमदनगर में था। और ये जो नदी थी यहाँ पे परबरा। अगर ऑप्शन में आ गया एग्जाम में परबरा नदी नहीं आए तो इसको ऑप्शन में गोदावरी दे दे तो भी सही है, बिकॉज परबरा जो नदी है वो गोदावरी नदी की ही सहायक नदी है, ठीक है। उत्तर बता दिया, दक्षिण बता दिया, पूर्व। पूर्व में आएगा आलमगीर, आलमगीर जो कि मेरठ में है। आलमगीर जो कि मेरठ कहाँ पे? अपना यूपी, ठीक है। और यह भी कोई ना कोई नदी के किनारे विकसित हुआ होगा। यहाँ पे जो नदी है अपनी हिंडन नदी। आप अभी कंफ्यूजन मत कीजिए कि कैसे मैं याद करूंगी। मैं आपको आगे इनको बाय ट्रिक से भी आपको याद भी करवा दूंगी। अभी सिर्फ मैं डिस्क्राइब करूंगी। पश्चिम की तरफ अपनी है सूतकांगे डोर, ठीक है। सूतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है। सूतकांगे डोर बलूचिस्तान में है, जो कौन सी नदी पे है?
दाश्क नदी के किनारे। ठीक है, अब अपनी अब ये जो स्थान है, अब इनका तो विस्तार भी तो हुआ होगा कि कितनी किलोमीटर से लेकर इनकी लंबाई और चौड़ाई जो भी है। तो जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जितनी भी लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो इसका विस्तार है वो 1600 किलोमीटर। ठीक, अब आपको ये तो थोड़ा सा डायग्राम समझ आ रहा है। अब आप कहोगे मैम आपने तो लिख दिया जैसे कि बुक्स में लिखा था, हमें समझ कैसे आएगा। मैं आपको भी बताती हूँ कैसे अपनी लर्न करेंगे। उत्तर मतलब अपना ये वाला है, अपने डायरेक्शन को देखना है। जैसे अपने खड़े तो सिर ऊपर पैर नीचे ऐसे है, अपने हाथ है इसी हिसाब से। ऊपर सिर है तो यानी ये तो सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उच्चतम बिंदु है, तो वहां पे ही होगा। ठीक है, ऊपर क्या है, मांदा मतलब अपने बोलते हैं ना मुंडी, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। तो मांदा से अपने मुंडी याद कर लेना, या अपने सिर का माथा जो होता है उसको भी आप ऐसे माथा, जो थोड़े से बाग में बोलते हैं वैसे माथा। चेनाब नदी के किनारे है, कहाँ पे, चेनाब किनारे। ठीक है, यानी कि माथे को क्या सबसे पहले चुना गया, यानी कि इसी को चुना गया। ठीक है, ठीक। द से दक्षिण, दक्षिण से दायमाबाद, द से दक्षिण, दक्षिण से दायमाबाद। दायमाबाद है ये तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, दायमा को अपने लिखते हैं दाइमा, जो छोटे बच्चों को पालने के लिए रखी जाती है बड़े बड़े शहरों में, जैसे जिनके पेरेंट्स जॉब में करते हैं तो वो नहीं समझते उनके घर में दाई करते हैं। तो दाइमा को आपको भी थोड़ी वैल्यू बताया है कि उसकी क्या होती है, हमेशा अहमद होती है उसकी, क्योंकि उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, महत्वपूर्ण होती है। वो क्या करती है, अपनी हर बच्चे की परवाह करती है कि छोटा बच्चे कैसे रखना है, उसको कैसे खिलाना है, कैसे करना है, और कैसे परवाह करती है उसको गोदी में रख के। छोटा बच्चा तो थोड़ी चलेगा, उसको गोदी में रखना, तो गोदावरी। ठीक है, द से दक्षिण दायमाबाद उसकी अहमद होती है, क्या होती है, उसकी अहम होती है, और वो क्या करती है, परवाह करती है बच्चे की, और किसको, गोदी में रखती है। आपको याद हो गया। आज ये पश्चिम की साइड, पश्चिम में है सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर, सूत मतलब धागा, दो धागा कैसा है, ब्लू कलर का है, और दाश का है। ठीक है, 10 रुपए का। वही देखिए क्या ऐड, जो 10 रुपए दे कुरकुरे, 10 रुपए दे कुरकुरे, तो 10 वही वाला है। ठीक है, सूत क्या का, ब्लू कलर का, और 10 रुपए के कुरकुरे। आपको दोबारा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। ऊपर जम्मू कश्मीर, ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, पहले आ गया माथा। ठीक है, उसको चुन लिया चेनाब। द से दक्षिण, द से दायमाबाद। दाई आगे, दाई की क्या होगी, अहम होती है, उसकी बहुत अहम भूमिका होती है, और अहम के बाद में उसकी वो क्या करती है, परवाह करती है छोटे बच्चे की, कैसे, गोदी में रखकर। ठीक है, इधर आ जाती है पूर्व की साइड। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया, सॉरी। आलमगीर, आलमगीर मतलब अलमारी। आलमगीर किसको अपने मान लेते हैं, अलमारी। ये अलमारी है। ठीक है, आलमगीर मतलब अलमारी। अलमारी कहाँ पे है, मेरठ में है। ठीक है, यूपी में। अलमारी को अपने क्या रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, ऐसे थोड़ी ऐसे आंगन में रख दी, अपने रूम होते रूम में एकदम साइड में रखते हैं, हाइड करके, ताकि किसी को नजर ना आए, क्योंकि उसके अंदर अपने क्या कीमती सामान होते। तो अलमारी हो गया, अलमारी को कहाँ रखते हैं, छुपा के, यानी हिंडर। हिंडर मतलब हाइड करके रखते हैं, क्या करके रखते हैं, हाइड। अब आपको याद हो गए। और इधर मैंने बता दिया है पश्चिम की साइड में सूत कांगेडोर, यानी कि सूत आ गया। सूत कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का है तो कैसे, 10 रुपए का है। ठीक है, और ये इसकी किलोमीटर बता दिया आपको मैंने। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका जो विस्तार है 1400 किलोमीटर है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो विस्तार है इसका 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट अब अपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अभी आपको मैंने उसका वो बताया है विस्तार। अब आगे पूरी सभ्यता कैसी खोजी गई, कैसे इसका हड़प्पा नाम रखा, वो अभी मैं आपको। सन 1826 में सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ल्स मेंशन थे। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सभ्यता के बारे में बताया। ठीक है, आगे आपके डाउट्स आएंगे कि मैम हमने तो पढ़ा 1921 में इसकी दयाराम साहनी, आगे आएगा। लेकिन जो सबसे पहले जिन्होंने बताया था वो कौन थे,
सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन थे, उन्होंने सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। वैसे तो खोज या जो उत्खनन करता थे उनको किसका नाम दिया जाता है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को की जाती है, उन्होंने की थी 1921 में। आगे बताएंगे आपको किस हिसाब से, लेकिन सर्वप्रथम 1826 में बताया था, ना कि उन्होंने डिस्क्राइब किया। बताना होता है, एक खोज करने की अलग चीज होती है। तो बताया किन्होंने था? चार्ल्स मैनसन। उसके बाद 1851 से लेकर 1853 में उन्होंने क्या कहा कि जो कि अपने पुरातत्व जो साक्ष्य हैं उनके जो सर्वेक्षण के जो अध्यक्ष थे उस टाइम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उन्होंने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। ठीक है, यानी कि किसी बंदे ने अपने को बता दिया कि वहां पे कुछ है, तो अपने जाकर देखेंगे तो सही कि वहां है भी है कैसे, जो भी खोज करने हैं। तो उन्होंने क्या किया? पहले तो बताया, बाद में 1921 में लास्ट में उनको ही पूरा क्या गया? श्रेय गया। 51 से लेकर 53 ईस्वी में उस टाइम जो पुरातत्व अपने शास्त्र के पितामह जो बोले जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो बोले जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। उन्होंने क्या किया? हड़प्पा के टीलों के बारे में सर्वेक्षण करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद 1856 लगभग 3 साल के बाद उन्होंने क्या किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया? हड़प्पा का मानचित्र बनाया। ठीक है, उन्होंने बता दिया हड़प्पा ऐसे ऐसे करके दिखता है, उन्होंने मानचित्र तैयार कर दिया। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ आपको। 1826 में क्या किया था? चार्ल्स मैनसन ने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था, जो कि प्राचीनतम सभ्यता अपनी भारत की। उन्होंने ये बताया। 51 से 53 3 साल लगे। उन्होंने क्या किया? उस टाइम जो अपने पुरातत्व शास्त्र के पितामह, जिनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है, कनिंघम ने क्या किया? हड़प्पा टीलों का सर्वेक्षण करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, अब हम सर्वेक्षण करेंगे कि क्या चीज है। 56 में उनको एटलीस्ट उन्होंने क्या किया? एंड में उन्होंने मानचित्र तैयार कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1856 में अंग्रेजों का शासन। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। क्या बिछा रहे थे? रेलवे लाइन। कहां से कहां तक? कराची से लाहौर तक। ठीक है, कराची से लाहौर तक। देखिए रेलवे ये ट्रैक है। ठीक है, ऐसे रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उस टाइम उनके अंडर में 2 बंदे थे। 2 बंदे थे उन्होंने। ठीक है, इनका नाम था विलियम बर्टन। 2 बंदे रेलवे लाइन जो बिछा रहे थे अंग्रेज, उनके अंडर में 2 थे। 2 आगे अफसर थे, विलियम बर्टन थे, एक था जॉन बर्टन। इन दोनों को बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके हाथों में था कि ये रेलवे लाइन बिछानी है। इनके हाथों में क्या था? ये सारा काम था। उन्होंने मजदूरों को कहा कि चलो रेलवे लाइन बिछानी है, करो ट्रैक में। अब रेलवे लाइन ट्रैक जो बिछा रहे उसमें थोड़े ईंटों की भी जरूरत होती है, पत्थरों की भी जरूरत होती है। तो मजदूरों को उन्होंने कहा कि जाओ पत्थर वगैरह रखो। उन्होंने आके दोबारा बताया कि सर इनमें पत्थर जो ईंटें लगानी है ना वो थोड़ी कम रह गई, अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि कम रह गया तो थोड़ी इतनी दूर से लाया जाता, आसपास की जगह देख लो जहाँ पे कुछ मिल जाए पत्थर वगैरह तो आप उसमें डाल दो। उन मजदूरों ने आगे जाके देखा कि वहां पर एक टीला है। एक टीला, वो कौन सा टीला था?
आगे बताती हूँ। उस टीले के आसपास कुछ ईंटें मिली उन्हें, थोड़ी सी ईंटें यानी कि ब्रिक वो मिली। वो चक्के के लाए और उनको देखा कि सर ये हमें मिली। तो उन्होंने देखा कि ये ईंटें आम ईंटें नहीं थी, अपनी जैसे जो अपने ईंटें यूज करते वैसे नहीं थी। उन ईंटों पे कुछ ना कुछ क्या था, उत्खनन था, यानी कि उत्कीर्ण था, सॉरी उत्खनन नहीं, उत्कीर्ण था, यानी कि कुछ ना कुछ प्रिंट था उनपे, ऐसे ऐसे कुछ भी उनकी लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये कोई ईंटें जो है मामूली ईंटें नहीं है। उन्होंने कहा तुम कहाँ से लेके आए हो? उन मजदूरों ने कहा हम तो पास में थोड़ा सा टीला है वहाँ पे देखा वहाँ है। उन्होंने कहा ये काम छोड़ो, पहले वहाँ जाओ, देख के आते हैं क्या चीजें। उनको मजदूरों को कहा आराम आराम से वहाँ पे खुदाई करो, देखो वहाँ पे कैसी ईंटें और कितनी ईंटें हैं। उन्होंने धीरे धीरे उस टीले को खोजा तो उसमें से और भी ईंटें निकली और कुछ नगर नियोजन, कुछ और भी चीजें मिली, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया, हड़प्पा का टीला, यानी कि इस तरह से हड़प्पा सभ्यता नाम आया। ठीक है, आगे ईंटों से उनको क्या पता लगा कि ये कौन सी स्थल है, हड़प्पा, जो कि सिंधु नदी के किनारे ही है। इसीलिए सिंधु घाटी के नदी के किनारे सबसे पहले जो स्थल खोजा गया हड़प्पा खोजा गया था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो उत्खनन कर रहे थे उस नदी के किनारे सिंधु सभ्यता तो मानेगी, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसको क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले पुरातत्व स्थल खोजा गया है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। अब आगे नेक्स्ट सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम, विस्तार, क्षेत्र, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें अपने को अवेलेबल हुई, तो वो चीजें आगे मैं डिस्क्राइब करती हूँ। इस प्रकार मैंने आपको बताया है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कैसे कहते हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार, उसका क्षेत्रफल, उसका कालक्रम और वहाँ पे उत्खननकर्ता को वहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हुई, वो चीजें अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया है, ओवरव्यू दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। अभी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चहुड़ो, बनवाली, आगे आगे और भी ऐसी जहाँ स्थल मिले हैं, तो वो आपको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी इस चैनल से, इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको अवेलेबल हो जाएगा टाइम से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।